हेलो बच्चों। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं पहले क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि लेक्चर्स आप पूरा शुरुआत से लेके अंत तक एक साथ देखते रहें, ताकि ऐसा ना हो कि आप लेक्चर बीच में छोड़ के चले जाएं या पॉज करके चले जाएं फिर आएं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो कंटिन्यूटी होती है वो ब्रेक हो जाती है और उसके बाद वो कंसेप्ट हमें ठीक तरीके से समझ में नहीं आता है। तो जब तक वो कंसेप्ट पूरी तरीके से आपको समझ में ना आए, आप वीडियो को बार बार देखें, जिससे कि आप उस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकें। और अगर आप क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, या आपके मन में कोई प्रश्न आता भी है इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं आपकी पूरी क्वेरी को आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। और यहाँ पे जो मोड होगा पढ़ाई का, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मिक्स होगा, ताकि बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से सभी लोग इस चीज़ को समझ सकें, जिससे कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे फ़ायदा हो सके। ठीक है। चलिए, तो इसी पॉइंट पे हम शुरू करते हैं हमारा आज का सबसे पहला लेक्चर और सबसे बेसिक लेक्चर केमिस्ट्री का, जिसको हम लोग कहते हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, या शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं इसको मोल कंसेप्ट। ठीक है। तो मोल कंसेप्ट यहाँ पे सबसे बेसिक कंसेप्ट है पूरी केमिस्ट्री का। अगर आपको मोल कंसेप्ट समझ में आ गया, तो ये समझ लीजिए कि आपने फिजिकल केमिस्ट्री लगभग लगभग समझ ली है। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन में उन चीज़ों को पुट करना होगा और आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मोल कंसेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ जो समझनी चाहिए, वो है एक नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। एवोगैड्रो नंबर। ठीक। इसको हम शो करते हैं, डिपिक्ट करते हैं एन ए से, और इसकी वैल्यू होती है, देखिए सोडियम का नहीं है यहाँ पे, जो सफिक्स में छोटा सा ए लिखा हुआ है दैट इज इन कैपिटल, सोडियम का होता तो स्मॉल होता। ठीक है। एन ए, इसकी वैल्यू होती है हमारी 6.022 इंटू 10⁻20। ठीक है। ये बहुत ही स्पेसिफिक नंबर है, बहुत ही यूनिक नंबर है, और ये यूनिक क्यों है इसके बारे में हमें अभी समझना पड़ेगा। ठीक है। बिना इसको समझे आप ये नहीं कह सकते कि आपको मोल कंसेप्ट अच्छी तरीके से आ चुका है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि यहाँ ये कहानी कैसे शुरू होती है। ठीक। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि हमें चाहिए था एटम। ठीक है। और एटम का भार, एटम कैसे बनता है, किससे बनता है, तो इस बारे में बहुत शोध किया गया। तो बाद में दो तीन पार्टिकल्स ऐसे निकले जो कि हम कहते हैं कि वो बेसिक्स हैं हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के। ठीक है। तो एटम जो है वो तीन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। सबसे पहला है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक। चलिए, एक हो गया। दूसरा आता है हमारा प्रोटॉन। ठीक है। तो दो पार्टिकल हो गए। और तीसरा पार्टिकल आता है हमारा न्यूट्रॉन। ठीक है। तो ये तीन पार्टिकल, बाद में ये बोला गया कि इन तीनों पार्टिकल को मिला के हमारा एक क्वांटिटी बनती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटम। ठीक है। तो इन पार्टिकल्स का सबसे पहला वेट किया गया कि इनका भार कितना है, हर इंडिविजुअल पार्टिकल का भार कितना है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो वेट आता है वो होता है हमारा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और इसको अगर हम ग्राम में लिखेंगे तो ये आता है लगभग 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ठीक है। तो इतना हमारा एक इलेक्ट्रॉन का वेट होता है, एक इलेक्ट्रॉन का भार होता है। फिर आता है हमारा एक प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का भार होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है। अब हम ग्राम में ही कैलकुलेट करेंगे, अभी हम केजी में वेट को कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं। ठीक है। अगर आपको केजी में चाहिए होगा तो 10⁻27 हो जाएगा, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। कुछ किताबों में यहाँ पे 1.67 दिया रहता है, वो भी ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कैलकुलेशन इतना कम्प्लेक्स नहीं होने वाला है। हम 1.66 लेते हैं, तो आप उसी को फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। तो 1 प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक। चलिए, इतना ही भार हमारा एक न्यूट्रॉन का भी होता है। एक न्यूट्रॉन यानी कि 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक। तो इतना भार है एक एक पार्टिकल का। ठीक है।
अब हम मान लेते हैं ऐसा कि यहाँ पे हमने एक पार्टिकल लिया, एक एटम लिया, ठीक है, एक एटम लिया हमने, ठीक है, जिसके अंदर कुछ x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, y नंबर ऑफ प्रोटॉन है और z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो अगर हम इसका वेट निकालना, मास निकालना चाहेंगे इस एटम का, मास ऑफ एटम, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मास को इंटू करेंगे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यानी कि x इंटू वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, प्लस y इंटू वेट ऑफ प्रोटॉन, ठीक, और z इंटू हमारा आएगा वेट ऑफ न्यूट्रॉन, यही आएगा, इसके अलावा तो कोई मास नहीं है, ठीक है। हमने यही माना है कि एटम के अंदर 3 पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उन तीनों की संख्या कितनी है वो हमने लिख दी है, एक्स, वाई और जेड, उनके रिस्पेक्टिव मासेस से हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और गहरी नज़र से देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे 10 टू द पावर कितना है, -28 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, -24 है, ठीक। तो अगर हम इस तरह से देखें तो ये कुछ 9000 टाइम्स कम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक, बाई अराउंड 9000 टाइम्स, ठीक है, 9000 गुना ये कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ, पूरा डिटेल्ड फिगर नहीं है ये, ठीक है, उससे हमें मतलब भी नहीं है, ठीक। तो 9000 गुना अगर ये छोटा है, हल्का है, छोटा भी नहीं हल्का है, ठीक, तो अगर ये हल्का है इतना, तो हम इसको क्या मास में इंक्लूड करेंगे? जी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम इनके मास को ऐड करना चालू करेंगे तो वो डेसिमल में ही बहुत पीछे लगता जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको नेग्लेक्ट करने से क्या होता है कि जो हमारा मास ऑफ एटम है वो सिर्फ और सिर्फ इतना निकल के आता है, क्या, वेट ऑफ न्यूट्रॉन प्लस वेट ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन के संख्या को अगर हम प्रोटॉन के वेट से, एक प्रोटॉन के वेट से मल्टीप्लाई करें और उसमें हम जोड़ें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू वेट ऑफ न्यूट्रॉन, तो हमारा क्या निकल के आता है, मास ऑफ एटम, ठीक है। चलिए, ये तो थी एक कहानी, ठीक, कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक। दूसरी कहानी ये है कि इन्होंने एक और चीज़ की, साइंटिस्ट लोगों ने, कि यहाँ पे एक यूनिट बना डाली, ठीक है, यूनिट बना डाली, कौन सी, उसको बोलते हैं हम लोग AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं AMU, ठीक। तो एटॉमिक मास यूनिट बना डाली, किसको, तो 1 AMU, इन्होंने कहा कि 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, यानी कि ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बराबर, क्योंकि दोनों का वेट क्या है, सेम है, ठीक है। तो 1 AMU जो होता है वो मास ऑफ एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है, और उसकी वैल्यू है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, ठीक है। चलिए, यहीं से हमारा शुरू होता है मास नंबर की कहानी, ठीक है। अगर हम कोई भी एलिमेंट लिखते हैं m, ठीक, उसके नीचे z में हम लिखते हैं इसका एटॉमिक नंबर और a में लिखते हैं इसका मास नंबर। तो ये जो a है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, मास नंबर। और मास नंबर कितना होता है, अभी बताया है, मास नंबर ये किसके बराबर होगा, ये होगा हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर, ठीक, यानी कि ये किसके बराबर है, P प्लस N के बराबर है। इसकी यूनिट क्या है, AMU, जो अभी हमने आपको समझाया कि 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, ठीक है।
तो मास नंबर अगर आपसे पूछता है तो वो क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट में होगा। इसको कभी कभी लोग यू भी लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं, कुछ लोग एएमयू लिखते हैं, कुछ लोग इसको डाल्टन में भी लिख देते हैं। ठीक है, तो उससे घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपल कंसेप्ट याद रखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम मास नंबर कहते हैं।